आर्मी का जवान देश की रक्षा करते हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स की ये कहानी निकल करके सामने आई है जिसको सुनने के बाद आपका दिल भी रो पड़ेगा और आपको एक बार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। आखिर क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? दरअसल इसका टाइटल यही है कि पति देश की सेवा कर रहा था, पत्नी प्रेमी की सेवा कर रही थी और उसके लिए एक ऐसा खौफनाक अंजाम रचा जाता है और हो जाता है जिसकी जब सुनने के बाद लोगों की रूह तक कांप जाती है। दरअसल एक आर्मी का जवान अपने ड्यूटी से घर आ रहा होता है, अपने बड़े भाई को फ़ोन करता है और कहता है कि वो आ रहा है और वो रास्ते में है, लगभग रात के 11 बजे तक वो अपने घर पहुंच जाएगा। भाई इंतजार कर रहा था, लेकिन वो अपने पत्नी को सरप्राइज देने वाला था। जब अपने पत्नी के घर पे पहुंचता है तो बड़ा ही अजीब हो जाता है। दरअसल आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि भाई को फ़ोन किया, पत्नी को सरप्राइज देना था, पत्नी के घर पे गया, आखिर वो थी कहाँ और वो रहता कहाँ था? इस सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था और एक ये मिस्ट्री कैसे बन जाती है और आखिर सच्चाई क्या है। जानने वाले हैं पूरी इस सच्ची घटना को। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है फर्रुखाबाद और इसी फर्रुखाबाद के अंतर्गत एक थाना लगता है पंचायत घाट थाना और इसी पंचायत घाट थाने का एक गांव है झबुआ नांगला। इसी झबुआ नांगला गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश होता है, दिनेश कुमार उर्फ दिवाकर, जिसकी उम्र 32 साल होती है। ये सीआरपीएफ का जवान होता है। इसकी जो तैनाती थी वो श्रीनगर में होती है, जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर है वहीं पर, और ये वहाँ पर अपनी ड्यूटी करता है। और साथ ही साथ जब उसकी शादी हुई रहती है, उसकी जो पत्नी होती है, जिस पत्नी का नाम रीमा होता है, रीमा जिसकी उम्र 30 साल थी और वो सरकारी टीचर होती है। इन दोनों के बीच से इनके 2 बच्चे भी होते हैं, एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। दोनों अभी छोटे ही थे। इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। खुशियों की जो बौछार थी वो थी, क्योंकि पत्नी सरकारी टीचर, पति आर्मी का जवान, दोनों को मिला करके तकरीबन 2.25 लाख के करीब रुपए आते हैं घर में। किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अब इसीलिए जो ये दिवाकर रहता है, इसने अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए एक अलग जगह ज़मीन ले रखी थी। यानी कि जो एक चीनी घाट रहता है, जगह लगती है, उसी चीनी घाट में वहीं पर वो गांव से बाहर, यानी कि जहाँ पर उसकी औरत की पोस्टिंग होती है, वहीं पर वो कुछ ज़मीन ले करके वहीं पर घर बनवा देता है और वहीं पर अपने बच्चों को रख देता है। एक दिन यानी कि 6 जून की बात है, 6 जून 2023 की, वो अपने ड्यूटी से 30 दिन की छुट्टी लेता है और लेकर के वो घर आ रहा होता है। घर आते वक्त उसने ये पूरा प्लान बनाया था कि वो अपनी पत्नी को चल करके सरप्राइज देगा। उनके लिए वो गिफ्ट भी खरीदता है और लेकर आता है, सोचता है कि अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को सरप्राइज दूंगा तो जो मेरी पत्नी है बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। अब इसीलिए जब वहाँ से निकलता है तो फिर वो अपने भाई को फ़ोन कर देता है। भाई यानी जिसका नाम रमेश चंद होता है। रमेश को जब फ़ोन करता है, कहता है भैया मैं 11 बजे तक घर पे आ जाऊँगा और ये बात आप रीमा को मत बताइएगा और ना ही बच्चों को बताइएगा, मैं उन लोगों को सरप्राइज देने वाला हूँ। इस पर जो भाई है वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। भाई भी खुश होता है। तो जो रमेश होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, बस घर पहुंच जाना तो कॉल कर देना। वो कहता है कि ठीक है। दरअसल वो इसलिए कहता है घर पहुंच जाना तो बता देना, क्योंकि जो दिवाकर होता है वो अपने गांव से निकल करके जो शहर होता है, उसी शहर में शहर से कुछ दूरी पे ही घर बनवा रहता है, क्योंकि जहाँ पर उसकी औरत की जो पोस्टिंग होती है वहीं पर उसका लगभग वहाँ से 500 मीटर या फिर 1 किलोमीटर लगभग दूरी पे घर बनवा देता है। वहाँ से उसको आने जाने में आसानी होती है, क्योंकि अब इसको ऐसे दिक्कत हुआ करती थी, यहाँ से प्रतिदिन जाया करती थी स्कूटी से, तो इसलिए दिक्कत होती थी, बच्चे को भी देखना होता है। तो जब आता है तो फिर जो रात का तो समय निकल जाता है, लेकिन रात को जो रमेश था उसको नींद नहीं आ रही थी। वो सोचता है कि अपने भाई को फ़ोन करे, लेकिन वो ये सोच करके रुक जाता था कि अगर वो भाई को फ़ोन करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो अपने बीवी बच्चों के साथ खाना पीना खा करके, सरप्राइज था ही, खाना पीना खाया होगा, फिर उसका सो गया होगा। अब क्या इतनी रात को फ़ोन करूँ, सुबह में फ़ोन करूँगा, लेकिन उस भाई को नींद नहीं आ रही थी।
अब वो इंतजार कर रहा था कब सुबह हो तो अपने भाई से बातचीत करे जा करके, उससे भाई से मिले जा करके। और जब सुबह होती है, सुबह के यानी कि लगभग 8 बजे करीब जो रमेश है दिनेश के घर पे पहुंचता है और दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा उसकी जो दिवाकर की जो पत्नी थी यानी कि रीमा दरवाज़ा खोलती है और पूछती है कि जी भैया बताइए क्या बात है। वो कहता है कि दिवाकर कहाँ है, दिवाकर से मिलना है। तो वो कहती है दिवाकर वो तो नहीं आए हैं, और ये किसने कहा कि आपको कि वो आ रहे हैं। वो कहता है कि नहीं वो तो आया था और रात में फ़ोन किया था कि वो आ जाएगा, आ रहा है 11:30 बजे तक पहुंच जाएगा, 11 से 11:30 बजे तक के वक्त का। तो वो कहती है ऐसा तो नहीं है, मुझसे तो बात ही नहीं हुई थी। तो जो रमेश है वो कहता है कि नहीं वो तुम लोगों को बताने के लिए मना भी किया था, कहता है कि सरप्राइज है इसीलिए मैंने भी नहीं बताया। तो वो कहती है ऐसा नहीं है, अगर वो आए भी होंगे तो हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ रुके होंगे। इस पर जो रमेश होता है वो कहता है कि ठीक है, ऐसा कई बार हुआ भी था कि अगर रात ज़्यादा हो जाती थी तो दिवाकर किसी अपने दोस्त के यहाँ रुक भी जाया करता था। अब इसीलिए जो रमेश था वो चला जाता है। वो कहता है कि एक काम करना कि अगर जब दिवाकर आएगा तो फिर बताना मुझे। तो वो कहती है कि ठीक है। सुबह से शाम हो जाती है और पहले तो फ़ोन की रिंग जा रही थी, लेकिन अब रिंग भी जाना बंद हो जाती है, फ़ोन उसका स्विच ऑफ होने लगता है। अब इसीलिए जो रमेश है वो परेशान सा होने लगता है और फिर वो घर पे जाता है। फिर पूछता है कि आखिर आया कि नहीं आया। तो कहते अभी तो नहीं आया। जब ये जो रमा होती है, जो रीमा जो होती है वो जब परेशान होती है तो एक सोचती है कि आखिर अब क्या किया जाए। तो अब इसीलिए जो उसका जो सीआरपीएफ जहाँ पे उसका कैंप था वहाँ पे नंबर तो था ही पहले से, एक दोस्त उसका होता है और उसी दोस्त के रामेश्वर जिसका नाम होता है, रामेश्वर को फ़ोन करते हैं। उसका दोस्त था वो दिवाकर का। उसको फ़ोन करके पूछती तो वो कहाँ है। तो वो कहता है कि वो तो निकल गया है, कल ही का निकला है, अभी तो घर नहीं पहुँचा क्या। तो वो कहती है कि नहीं अभी तो घर नहीं आए। अब थोड़ी पत्नी को भी चिंता होने लगी कि आखिर वहाँ से तो निकल चुके हैं लेकिन घर पे क्यों नहीं आए, आखिर है कहाँ वो, रास्ते में फ़ोन भी बंद आ रहा है। लेकिन वो भी इस बात से बेखबर थी कि उसको ये लग रहा था कि हो सकता है कि वो कहीं गए होंगे, अपने किसी दोस्त क्या होंगे। अब इसी बात से वो भी अपने आप में मस्त थी, कोई दिक्कत की बात थी नहीं उसके लिए। रात हो जाती है, सुबह फिर होती है। तो इधर जब रमेश को ये लगता है कि अब उसका भाई लग रहा है किसी बुरी परिस्थिति में न फंस गया हो, कोई उसको मार वार न दिया हो, ऐसा भी हो सकता है कभी कभार। तो वो थाने में जाता है और थाने में जाता है तो फिर सोचता है कि एफआईआर लिखवाए, लेकिन थाने के पास से जा करके वापस लौट आता है। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं करते, मान लीजिए फिर दिक्कत हो जाएगी। जब घर पे आता है तो जब सुबह होती है तो सुबह में गांव के बाहर से हड़कंप मच जाता है। और यानी कि दूसरे दिन गांव के बाहर जब हड़कंप मचता है तो पता चलता है कि यहाँ पर एक जली हुई लाश है। लोग पुलिस वालों को फ़ोन कर देते हैं, मौके पर पुलिस आती है और इधर तब तक रमेश भी वहाँ पहुँचता है। जब रमेश पहुँचता है तो देखता है कि ये तो जो शक्ल से और कुछ है, जो उसके हाथ में जो रिंग होती है उस रिंग को रमेश ने ही अपने भाई को गिफ्ट किया था। अपने भाई के जो शादी की सालगिरह होती है उसी सालगिरह पे अपने भाई को गिफ्ट किया रहता है। अब इधर जब अपने भाई की फिंगर को देखता है, जब देखता है उसमें उठी तो दहाड़े मार करके रोने लगता है। कहता है अरे ये तो मेरा भाई दिवाकर है, आखिर इसके साथ इसने किसने ऐसा कर दिया। वो इधर उधर ढूंढने लगता है, उसका बैग वगैरह भी कुछ नहीं था। तो ऐसा लग रहा था किसी ने जला करके यहाँ पर जला तो दिया है ला करके, लेकिन कहीं से मार करके ला करके यहाँ पे जलाया था। अब इसीलिए जो रमेश है वो परेशान होता है। मौके पर पुलिस भी आती है, लेकिन जो उधर उसकी पत्नी होती है रीमा, रीमा को लगता है जब इस बात का पता चलता है तो वो वहाँ पर नहीं जाती है, क्योंकि उसको यकीन था कि उसका जो पति है वो कहीं और है, अपने किसी दोस्त क्या होगा वहाँ पर, वो तो मर ही नहीं सकता। अब इधर रीमा परेशान भी बिल्कुल नहीं है, सारा सब कुछ खेल खत्म हो जाता है। लेकिन जो रीमा है अपने पति के नंबर पर बस फ़ोन ही कर रही थी, फ़ोन बंद आ रहा था, अब इसीलिए वो निश्चिंत थी। अब इधर जो रमेश है वो अपने भाई की बॉडी को लेकर के घर आता है और कहता है कि देखो ये दिनेश ही है और ये मर चुका है। अब जो रीमा है वो थोड़ी सी भी उसके आंखों में दया नहीं आती है और ना ही उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन जब कुछ समय बीतता है, जब उसको लगता है, जब लोग इकट्ठा होने लगते हैं तो वो दिखावे के आंसू जो है वो रोने लगती है। अब जब वो रो रही है, दहाड़े मार करके रोने लगती है, तो फिर थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि आखिर बात क्या है। कि ये जब पता चला है कि रमेश रमेश का जो भाई है दिवाकर जो है वो इस दुनिया को छोड़ कर चला गया, उसके बावजूद ये नहीं आई है और अभी को आ रही है, थोड़ा सा अजीब वाली बात थी। जो पुलिस की टीम है वो पूछती है कि रमेश से कि आखिर आप बताओ कि तुम्हें किसी पे शक है। तो कहता है कि साहब मुझे किसी और पे तो शक नहीं है, बल्कि मुझे रीमा पे ही शक है, क्योंकि जब उसको पता चला कि उसका पति मर चुका है तो वो आई नहीं। ऐसा तो लग रहा है कि उसका किसी और से अफेयर है, इसीलिए उसी ने मरवाया होगा, हो सकता है। तो अब पुलिस
शक के बिना पे उससे पूछताछ करती है, और जब पूछताछ करती है तो जो रीमा है वो इधर उधर की बातें करती है और वो कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अब पुलिस जो थी होती है वो दिनेश की लास्ट लोकेशन निकालती है। जब लास्ट लोकेशन निकालती है तो उसकी लास्ट लोकेशन तो घर ही पे दिखाती है। अब इसीलिए जो उनका शक होता है वो अब हकीकत में बदल जाता है, और इसीलिए रीमा को पुलिस उठा लेती है और उससे अपने तरीके से अच्छे से खातिरदारी करके पूछताछ जारी कर देती है। और जब पूछताछ शुरू हो जाती है तो रीमा बातें भी नहीं घुमा पाती है और वो सच्चाई बता देती है। दरअसल वो जो कहानी बताती है तो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली हो जाती है। दरअसल जो ये रीमा रहती है ये मूल निवासी होती है एटा जिले की। एटा जिले का एक गांव लगता है अलीनगर, और इसी अलीनगर में ये रहने वाली होती है। रमा जी, इसके पिता का नाम देवकरण होता है और इसकी जो माँ होती है वो मालती देवी होती है। और इसकी ये दो बहनें होती हैं। बड़ी बहन यानी कि ये रमा होती है, छोटी बहन सुलेखा होती है। अब ये दोनों बहनें पढ़ने में तेज होती है, लेकिन ये पहली बार टीचर की वैकेंसी आती है तो इस टीचर की वैकेंसी में ये फेल हो जाती है पहले अटेम्प्ट में। अब फिर इसने अपनी किस्मत दोबारा से आजमानी चाहिए। जब दोबारा से किस्मत आजमाई तो फिर भी नहीं सफल होती है। अब इसीलिए देवकरण को लगता है कि अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अब इसीलिए वो शादी में जुट जाते हैं, शादी की तैयारी में, और एक लड़का खोजते हैं। पहले तो टीचर खोजते रहिए, टीचर नहीं मिलता है तो किसी ने बताया कि सीआरपीएफ में तैनात है, दिवाकर नाम है लड़के का, अगर आपको लगे कि करना चाहिए तो आप जा करके बात कर लीजिए। देवकरण बातचीत करते हैं, बातचीत करने के दौरान बात बन जाती है और फिर शादी फिक्स हो जाती है और इनकी शादी भी हो जाती है। शादी होने के दौरान कुछ समय बीतता है तो तब तक टीचर की वैकेंसी आती है, और जब टीचर की वैकेंसी आ जाती है तो फिर रीमा कहती है कि एक काम करते हैं कि हमें टीचर बनना है तो मैं सोच रही हूँ फॉर्म भर दो। दिवाकर कहता है कि ठीक है, फॉर्म को भर दो, और वो फॉर्म भर भी देती है और फॉर्म भी भरती है। तैयारी अच्छी खासी होती है तो फिर जो टीचर वो बन जाती है उत्तर प्रदेश में ही, और इसी फर्रुखाबाद में जो जो गांव लगता है झुआ नंगला के बगल में जो ये पंचायत है, ये पंचायत घाट थाना, इसी थाने के अंतर्गत तीसरा गांव होता है। उसी गांव में उसकी पोस्टिंग होती है और बार बार स्कूटी से आना जाना होता है, तो इसीलिए उसको बुरा लगता है। वो कहती है कि काम करो कि वहीं पर जमीन लेकर बनवा दो घर, मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ। तो जो दिवाकर होता है वो कहता है कि ठीक है, वहीं पर ज़मीन लेता है, वहीं पर घर बनवा देता है, और वहाँ से वो जा करके वो अपना स्कूल चली जाया करती थी पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को भी स्कूल भेज दिया करती थी। इधर जो दिवाकर होता है वो हर महीने लगभग 4 या 5 महीने पे 20 दिन की छुट्टी मिलती थी उसको। वो 20 दिन की छुट्टी पे ही घर आया करता था और अपनी पत्नी के पास रहा करता था। लेकिन जब कुछ समय बीतता है, बीतते ही ये जो दिवाकर की पत्नी यानी कि रीमा है उसको अपने पति की कमी खलने लगती है। हर बार तो नहीं खलती थी, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही खलने लगती है। जब दिवाकर लास्ट बार आता है तो फिर वो अपने पत्नी जो उसकी होती है उससे संबंध बनाता है, उसके बाद चला जाता है। फिर वापस उसको आने में टाइम लग जाता है। अब इधर इसी दौरान इसकी जो मुलाकात होती है, एक लड़का होता है अनमोल। अनमोल से जब इसकी मुलाकात होती है, अनमोल जो होता है इसकी बुआ का लड़का होता है, जिसकी उम्र यही कोई 28 साल के करीब रही होगी। ये बगल के ही गांव का रहने वाला होता है, जिस गांव का नाम गुठिया गांव होता है, उसी गुठिया गांव का रहने वाला होता है। अब अनमोल का अब इसके घर पे आना जाना लगा रहता है। ये रिश्ते में देवर भाभी लगते थे, तो अब इसीलिए इन लोगों के बीच में हंसी मजाक भी चला करता है। और हंसी मजाक चलते चलते कब ये एक दूसरे के हो जाते हैं इनको पता ही नहीं चलता है। और जब कुछ समय बीतता है तो फिर जो रीमा ऐसी ऐसी बातें करती थी कि जो अनमोल है उसको समझने दे नहीं लगती है कि उसकी जो भाभी है चाहती क्या है। अब इसीलिए जो अनमोल है वो अपनी भाभी के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है और इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो अवैध संबंध बनने का जो सिलसिला है अब यहीं से शुरू हो जाता है और फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता है। ये जब भी अनमोल उसके घर पे जाता उसको वहीं पर रोक लिया करती थी, बच्चों को अलग कमरे में सुलाया करती थी वो, और अनमोल एक कमरे में सो जाया करते थे, और ऐसे ये सिलसिला चल रहा था। लगभग ऐसे करते करते 6-7 महीने का समय गुजर जाता है। और जो अनमोल है जब बार बार आता था तो जो वहाँ के पड़ोसी होते हैं उन लोगों को शक होता है और वो दिनेश से बता देते हैं। जब दिनेश को ये बात पता चलती है तो दिनेश को शक होता है। अब इसीलिए वो फिर छुट्टी पे आता है और आकर के इस बार अपनी पत्नी से पूछता है कि एक बात बताओ, क्या जो ये गाँव सभी लोग बोल रहे हैं वो सही बात है, तो अनमोल क्यों आता है यहाँ पे? तो वो कहती है कि अब सबका बात क्या है, सब लोग तो ऐसी बातें करेंगे, अफवाह फैलाएंगे, बदनाम करेंगे, क्योंकि मैं अकेली हूँ और लोग मुझ पर डोरे डालते हैं, मैं किसी को भाव नहीं देती।
लोग तरह तरह की बातें तो करेंगे ही इस पर। जो अनमोल ये दिवाकर होता है उसको इस बात पर भरोसा नहीं होता है और उसको गुस्सा भी आता है। अब इसीलिए वो अपनी पत्नी को पीट भी देता है और पीटने के बाद कुछ समय वक्त गुजारता है, उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है और धमकी भी देता है कि अगर वो कभी देख लिया तो फिर उससे बुरा कोई नहीं होगा। अब इधर जो अनमोल का आना जाना उस घर में छूटता नहीं है। जब ये ड्यूटी पे चला जाता है तो फिर वैसे ही ये दोनों मिलने जुलने लगते हैं और जब मिलने जुलने का जो दौर है, ये सिलसिला है, अब शुरू ही रहता है। ऐसे ही वक्त कट रहा था, लेकिन अब जो पड़ोसी हैं फिर से दिवनेश को फ़ोन कर देते हैं और कहते हैं कि जो वो अनमोल है वो उसका आना जाना छूट नहीं रहा है, वो बार बार यहीं पे आ रहा है। अब इसीलिए जो दिवाकर है वो सोचता है कि क्यों ना इनको रंगे हाथों पकड़ा जाए। अब इसीलिए यानी कि 6 जून 2023 की बात है, वो आता है घर पे, तो अपने भाई को भी फ़ोन कर देता है और बताता है कि वो आ रहा है। जब वो घर पे पहुंचता है, दरवाज़ा खटखटाता है, तो ये दरवाजे के यानी कि जो घर में ये अनमोल और रीमा दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। अब दरवाज़ा खटखटाते तो वो सोचती कि आखिर 11:30 बजे रात को, इतनी रात को कौन आ गया। अब दरवाज़ा खोलने से पहले वो अनमोल को दूसरे कमरे में छुपा देती है और छुपा करके फिर आती है, दरवाज़ा खोलती है। यानी कि ऐसा ये सब प्रक्रिया करने में तकरीबन 10 मिनट का समय गुजर जाता है। जब दिवाकर वहीं पर खड़ा है, बार बार बेल बजा रहा है, बार बार दरवाज़ा पीट रहा है, लेकिन दरवाज़ा खोल नहीं रही है। 10 मिनट बाद दरवाज़ा खोलती है तो वो पूछता है कि आखिर ये बताओ कि तुमने दरवाज़ा खोलने में इतना समय क्यों लगा दिया। तो वो कहती है कि अरे आप जब उसको देखती है तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अब इसीलिए घर के अंदर जाता है और पूछता है कि कर क्या रही थी। जो रीमा होती है कहती है कि गहरी नींद लग गई थी, सोई हुई थी, इसीलिए कुछ करने दरवाज़ा नहीं खोल पाई, लेकिन उसके चेहरे से उसको देख करके ऐसा लग नहीं रहा था। वो कहता है कि घर में अनमोल है, उसको बाहर निकालो। जो रीमा होती है वो कहती है कि अरे वो यहाँ क्या करेगा इतनी रात को। अब ये सारी बातें कहते हुए अपने पति को फुसलाने लगती है, उसको पकड़ लेती है और पकड़ करके ले करके कमरे में चली जाती है, प्यार भरी बातें करती है और उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। और संबंध बनते ही कुछ समय बाद ही जो दिवाकर होता है वो सो जाता है। अब जैसे वो गहरी नींद में सो जाता है तो फिर इधर जो उसकी पत्नी है वो जाती है, अनमोल को निकालती है और निकाल करके कहती है कि अगर आज तो हम लोग रंगे हाथों पकड़े जाते, अगर पकड़े जाते तो ये हमें मार देता। अब ये हमें मारे, इससे अच्छा है कि इसको ही रास्ते से हटा देते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, हम ही भर देता है और उसी के राइफल से यानी उसी की बंदूक से दिनेश की और ताबड़तोड़ उसके सीने में 2 गोलियां उतार देता है। जो दिनेश ऑन द स्पॉट वहीं पर मर जाता है। अब उसकी बॉडी को खींच करके दूसरे कमरे में ले जा करके बंद कर दिया जाता है। ये सब करते करते लगभग सुबह हो रही थी। जो अनमोल है वहाँ से चला जाता है और फिर दूसरी रात आता है और आ करके उसकी बॉडी को बोरे में भरता है और भर करके स्कूटी पर ले करके जाता है और ले जा करके खेत में जला देता है और जला करके वहाँ से फरार हो जाता है। और जब गांव में इसकी खबर लगती है तो फिर सारी मामला जो है वो पुलिस के सामने आ जाता है। जब ये सारी बातें वो बताती है तो सभी लोगों के सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते। सभी लोग हैरान थे, परेशान थे कि एक औरत इतना निर्दयी कैसे हो सकती है। अब इसीलिए उन दोनों को धारा 302 के तहत उसके बयान के आधार पर उसके प्रेमी अनमोल को भी गिरफ्तार किया जाता है और इन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। फिलहाल जो बच्चे हैं वो अनाथ हो जाते हैं। फिर से क्या, पहली बार ही अनाथ हुए थे, यानी कि पिता मर गया और माँ उसके जुर्म में जेल चली गई। बड़ा ही अजीब किस्सा था ये और आप लोगों तक सोचा कि मैं शेयर करूं, इसीलिए आप लोगों तक शेयर किया। आप क्या सोचते हैं आप इस पूरी घटना के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।